प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कर रहे थे और इसके 11 से लेकर 16 तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द एंगल्स विच द वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वो वाले एंगल्स जो ये गिवन वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाता है, उन एंगल्स को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर जो एंगल्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाता है, उन एंगल्स से रिलेटेड हम लोगों ने एक डेफिनेशन जो है वो की हुई है। आपको याद होगा वो डेफिनेशन है डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोई भी वेक्टर या लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाता है, उन एंगल्स के जब हम कोसाइन फाइंड करते हैं तो वो कोसाइन की जो वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअली कहलाती हैं गिवन वेक्टर या लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने हैं जो गिवन वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रहा है। अगर तो हमें ये डायरेक्शन कोसाइंस मीन काज ऑफ अल्फा, काज ऑफ बीटा, काज ऑफ गैमा ये गिवन दिए गए होते हैं, तो हमने क्या करना था, इन डायरेक्शन कोसाइंस में जो एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि एक्चुअली वो वाले एंगल्स हैं जो गिवन वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाता है, तो हमने इन डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करते हुए ये जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेनी थी। लेकिन क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे गिवन नहीं दिए गए, तो हमें क्या करना होगा, अब डायरेक्शन कोसाइंस जो है खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको एंगल्स पता हो, तो आप क्या करेंगे, उनकी कोसाइंस लेंगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। लेकिन एंगल्स तो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो या काज ऑफ अल्फा जो है उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। इस तरह काजो बीटा और काजो गैमा की। दूसरा तरीका क्या है, आपको जो वेक्टर गिवन दिया गया है हम उसके कंपोनेंट्स को भी यूज करते हुए डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स को यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं कि गिवन वेक्टर को क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। हमें गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है, उस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट एक्चुअली क्या होते हैं, उस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ में हम क्या कर सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर है उसके हर कंपोनेंट को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो जब गिवन वेक्टर की हर कंपोनेंट को मीन्स उसके कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस को भी उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, और कंपोनेंट अलोंग जी एक्सिस जो है उसको भी जो है वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद हमें जो तीन आंसर मिलते हैं इस तरह, वो एक्चुअली गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ही होती हैं, जिनको हम काज ऑफ अल्फा, काज ऑफ बीटा और काज ऑफ गैमा का नाम भी दे सकते हैं। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपको आता ही है। जो भी वेक्टर है उसके तीनों ही कंपोनेंट्स को स्केयर करके आपस में ऐड करके उन उसका जो है वो स्केयर फाइंड कर लें। तो स्केयर का आंसर आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, और ये किसके इक्वल है, ये 7 के इक्वल है। तो ओवरऑल जो गिवन वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का आंसर आपको मिल जाएगा 7। और नेक्स्ट हमें यही पता है कि जो गिवन वेक्टर है उसके जो तीन कंपोनेंट वो कौन कौन से हैं। पहला कंपोनेंट या कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो 3 है, दूसरा कंपोनेंट -6 है, और तीसरा कंपोनेंट या कंपोनेंट अलोंग जी एक्सिस वो क्या आपके पास 2 है। तो वेक्टर के तीनों ही कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो हमें जो तीन वैल्यूज मिलेंगी ये तीन वैल्यूज एक्चुअली क्या होंगी, वेक्टर गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगी। मींस पहली वैल्यू आपके पास जो आ रही है, जब हम वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो कि 3 है उसको वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 3/7। इसी तरह दूसरा हमें आंसर मिलेगा -6/7, और तीसरा आंसर हमें मिलेगा 2/7। तो ये जो तीन आंसर मिले हैं ये एक्चुअली वेक्टर गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस है। मींस पहली वैल्यू आपके पास जो है वो काज ऑफ अल्फा की वैल्यू होगी। काज ऑफ अल्फा किसकी इक्वल होगा, 3/7 की इक्वल होगा। दूसरी वैल्यू आपके पास काज ऑफ बीटा होगी, और तीसरी वैल्यू जो एक्चुअली आपके पास जो है वो काज ऑफ गैमा होगी। तो यहाँ से हमें जो है वो तीन इक्वेशन मिल जाएंगी। पहली इक्वेशन है काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3/7। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि एक्चुअली एंगल वो वाला एंगल है जो इस गिवन वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ है, तो इस अल्फा के वाले एंगल को हम जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, काज को जो है वो दूसरे पे लेके जाएंगे तो वो काज इनवर्स बन जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू होगा काज इनवर्स 3/7, और कैलकुलेटर से जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू जो है वो 71.8 डिग्री जो मिल जाएगी। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास काजो बीटा इज इक्वल टू -6/7। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप बीटा की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि वो वाला एंगल होगा जो गिवन वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ बनाया हुआ होगा। इसी तरह
तीसरी क्वेश्चन जो है cos ऑफ गैमा इज इक्वल टू 2/7, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जो है वो गैमा की वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो गैमा आपके पास वो वाला एंगल होगा जो गिवन वेक्टर ने जी एक्सिस के साथ जो है बनाया हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है prove that the sum of three vectors determined by the diagonals of the three faces of a cube passing through the same corner, the vector being directed from the same corner। तीन वेक्टर्स हैं, कौन से वेक्टर्स हैं? वो वाले वेक्टर्स हैं जो किसी क्यूब की जो थ्री फेसेस हैं उनके डायगोनल्स को यूज़ करके जो है आप लोगों ने डिटरमिन करने हैं या फाइंड आउट करने हैं या यूज़ करने हैं। और वो जो क्यूब की जो फेसेस हैं जिनके डायगोनल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने वेक्टर जो है वो कंसिडर करने हैं, वो फेसेस जो हैं वो क्यूब की वो सेम ही कॉर्नर से जो है वो पास कर रही हैं। और जो वेक्टर कंसिडर करना है हम लोगों ने, वो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो एक्चुअली वही सेम कॉर्नर होगा जो कि एक्चुअली क्यूब की तीनों फेसेस का कॉर्नर हम जो है हम लोगों ने जो है कंसिडर करना है यहाँ पे। तो यहाँ तक इतना क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने क्यूब की ऐसी तीन फेसेस जो है वो कंसिडर करनी है जो एक ही कॉर्नर पॉइंट में से पास कर रही हों। तो हम जो है वो क्यूब यहाँ पे ड्रा करने के बाद उसके जो है ये वाले फेसेस जो है वो कंसिडर कर लेते हैं जो कि सेमी कॉर्नर से में से पास कर रहे हैं। कौन से फेसेस हैं? एक्चुअली वो वाले फेसेस हैं जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स में जो है वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यूब के जो तीन फेसेस हैं, फिर ये कौन से सेम कॉर्नर में फेसेस जो है कौन से सेम कॉर्नर में से पास करेंगे? ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो पॉइंट ओ है जो कि ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट आप नोट करेंगे कि क्यूब के जो तीनों ही फेसेस हैं इसी सेम पॉइंट ओ में से जो है वो पास कर रहे हैं। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा तीनों ही फेसेस का सेम पॉइंट। और जो हम लोगों ने डायगोनल कंसिडर करने हैं क्यूब की तीनों ही फेसेस के, लेट से ये जो तीन फेसेस हैं इसका जो पहला ये जो बॉटम वाली फेस है इसका जो एक डायगोनल है वो कौन सा है? जो कि पॉइंट इस सेम कॉर्नर पॉइंट से जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इसी के ऑपोजिट जो है दूसरा जाके जो है वो फेस के सेंटर में से पास करते हुए दूसरे ऑपोजिट पॉइंट तक जाके मिल जाएगा। तो ये जो बॉटम वाला फेस है ये उसका डायगोनल है। ये देख सकते हैं अगर हम इसको इस डायगोनल को यूज़ करते अगर हम लोगों ने वेक्टर बनाना है तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया कि वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो है वो ही सेम कॉर्नर पॉइंट जो है होना चाहिए। तो ओरिजिन से स्टार्ट करके वेक्टर को तो डायगोनल जहाँ तक खत्म हो रहा है वहाँ तक जाके जो है वो एक वेक्टर जो हम यहाँ बना देंगे। तो ये वाला वेक्टर होगा जो इस जो बॉटम वाली फेस है उसके डायगोनल को यूज़ करके जो है बन रहा है। इसी तरह जो बाकी दो फेसेस हैं उनको यूज़ करके भी हम जो है वो डायगोनल बना सकते हैं। मीन्स कि जो बैक साइड पे आपको फेस नज़र आ रहा है ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे एक लाइन और उसको इसके अपोजिट जो है वो कॉर्नर से मिला देंगे। और ये वेक्टर जो लाइन यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ ये फेस के डायगोनल को यूज़ करके बना रहा हूँ ड्रा कर रहा हूँ। मीन्स जो ये वेक्टर जो है एक्चुअली ये क्यूब की जो बैक साइड वाली जो फेस है उसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह एक डायगोनल जो है वो हम इस क्यूब का इस फेस का भी बना सकते हैं। तो इस डायगोनल को यूज़ करते हम जो है फिर एक और वेक्टर बनाएंगे तो ये आपके पास जो है आपको तीसरा वेक्टर मिल जाएगा ये वाला। तो ये वाले तीन वेक्टर्स हैं जो कि उसी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि तीनों ही फेसेस का जो है वो सेम कॉर्नर पॉइंट था। तो क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया कि जो तीन वेक्टर्स हैं इनका जो सम होगा, ठीक है, सम ऑफ थ्री वेक्टर्स डिटरमिन्ड बाय द डायगोनल्स ऑफ द थ्री फेसेस के वो वाले तीन वेक्टर जो कि क्यूब की तीन फेसेस के डायगोनल को यूज़ करके बना रहे हैं हम। और जो फेसेस हैं वो सेम कॉर्नर में से ही पास कर रहे हैं। सेम कॉर्नर को हम लोगों ने जो ओरिजिन कंसिडर कर लिया यहाँ पे। ये जो तीन वेक्टर्स बनेंगे डायगोनल को यूज़ करते हैं उनका सम जो है वो क्या होगा? इज इक्वल टू, इज मीन्स इज इक्वल टू ट्वाइस द वेक्टर। ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स ऑफ द वेक्टर, मीन्स टू को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द वेक्टर मीन्स टू टाइम्स ऑफ द वेक्टर। किस वेक्टर का टू टाइम्स होगा? वेक्टर डिटरमिन्ड बाय द डायगोनल ऑफ द क्यूब। वो वाला वेक्टर जिसको हम जो है वो क्यूब की डायगोनल्स के डायगोनल को यूज करते हुए जो है वो डिटरमिन करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। और कौन सा क्यूब का डायगोनल होगा? पासिंग थ्रू दी सेम कॉर्नर। क्यूब का वो वाला डायगोनल होगा हमने कंसिडर करना है जो कि उसी सेम कॉर्नर पॉइंट में से जो है वो पास कर रहा हो। तो क्यूब के डायगोनल आपको पता है कौन से होते हैं? ऐसी लाइंस जो क्यूब के एक कॉर्नर से स्टार्ट हो रही हों और क्यूब के सेंटर में से पास करते हुए क्यूब के ऑपोजिट कॉर्नर पे जाके मिलती हैं, उनको हम क्यूब का डायगोनल कहते हैं। जैसे कि आप इस लाइन को कंसिडर करेंगे जो रेड लाइन है ये वाली,
ये वाली जो है आपके पास जो है 3D में जो है वो एक लाइन आ जाएगी जो कि क्यूब के सेंटर में से पास कर रही है और क्यूब की ऑपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन से जो है बन रही है। ये क्यूब का डायगोनल है। लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा डायगोनल कंसिडर करना है? यहाँ पे हम लोगों ने वो वाला डायगोनल कंसिडर करना है जो उसी सेम कॉर्नर पॉइंट में पॉइंट से जो है वो पास कर रहा हो। तो ये सेम कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक लाइन स्टार्ट करेंगे और क्यूब का ये जो सेंटर है 3D में स्पेस में से जो है पास करती है, क्योंकि ये जो सेंटर है उस सेंटर में से पास करती हुई एक लाइन को जो है क्या करें, क्योंकि ये जो ऑपोजिट कॉर्नर है ये वाला, ओरिजिन से जो ऑपोजिट कॉर्नर है ये वाला पॉइंट पी इस कॉर्नर कॉर्नर के साथ जब मिला देंगे तो ये लाइन जो बनेगी आपके पास, ये क्यूब का जो है वो डायगोनल बनेगा। तो इस डायगोनल को यूज करते हम एक वेक्टर बनाएंगे। लेट से अगर ये वाला पॉइंट जो है आपके पास, ये वाला पॉइंट पी है, तो रीजन को जब हम इस पॉइंट पी के साथ मिला देंगे तो ये जो वाला जो रेड वेक्टर आपके पास बनेगा ये क्यूब का डायगोनल होगा। तो ये रेड वेक्टर लेट से हम ये इसको हम नाम देते हैं ओपी का। तो ये किसके इक्वल होगा? जो फेसिस के तीन डायगोनल को यूज करते हुए तीन वेक्टर्स बन रहे हैं उनका सम जो है वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू होगा ट्वाइस द वेक्टर, मींस टू टाइम्स ऑफ द वेक्टर। किस टाइम वेक्टर के टू टाइम्स के इक्वल होगा? जो क्यूब के डायगोनल को यूज करते हुए हमने वेक्टर यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। और कौन सा डायगोनल को? उस डायगोनल को जो कि सेम कॉर्नर पॉइंट में से पास कर रहा है। तो वो वाला वेक्टर आपके पास यहाँ पे ओपी बन रहा है। तो टू टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर इसके इक्वल होगा। ठीक है, तीन वेक्टर का सम जो कि फेसिस को यूज करके, फेसिस के डायगोनल को यूज करके हम तीन वेक्टर्स मिल रहे हैं, उनका सम किसके इक्वल होगा? उनका सम जो है वो इसके इक्वल होगा, टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ओपी। और वेक्टर ओपी क्या है? क्यूब के डायगोनल को जो है वो यूज करते हुए हमने जो है वो वेक्टर ओपी जो है वो हमने बनाया है, और वो वाला डायगोनल जो कि उसी सेम कॉर्नर पॉइंट में से पास कर रहा है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो क्वेश्चन नंबर 18 से मिलता जुलता है क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया है प्रीवियस लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 16, उसमें भी देख सकते हैं। उसमें भी कुछ इसी तरह का केस था। थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड a, 2a एंड 3a मीट इन अ पॉइंट and their direction are along the diagonals of the adjacent faces of a cube। ठीक है, adjacent faces कौन सी होती हैं? वो वाली faces जो एक दूसरे के साथ जो है मिली हुई होती हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 में जिन फेसेस की बात की थी वो सारी की सारी फेसेस जो थी एक ही कॉर्नर पॉइंट मीन्स के ओरिजिन में से पास कर रही थी। तो उन अगर हम फेसेस को यहाँ पे दोबारा कंसिडर करें तो उन फेसेस को हम जो एडजेसेंट फेसेस का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में इन फेसेस को के लिए जो है वो एडजेसेंट फेसेस का वर्ड यूज किया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 18 में इन्हीं फेसेस के लिए जो है वो ये वर्ड यूज किया है कि वो तीनों ही फेसेस जो है वो एक ही सेम कॉर्नर पॉइंट में से पास कर रही हैं। तो दोनों केसेस में आपकी जो फेसेस आ रही हैं वो सेम ही आ रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्या किया था हम लोगों ने? इन फेसेस के डायगोनल्स को यूज करते हुए जो है वो तीन वेक्टर्स बनाए थे, जैसा कि भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 में भी बताया है। और उनकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे गिवन दी गई थी, तो उनकी मैग्नीट्यूड को यूज करते हमने जो है वो तीन वेक्टर्स जो बना लिए थे। और उन वेक्टर्स का हम लोगों ने रिजल्टेंट मीन सम फाइंड आउट किया था, और ये जो सम आपके पास वेक्टर की फॉर्म में आंसर आया था उसकी उस वेक्टर के हम लोगों ने डायरेक्शन को सेंस भी फाइंड आउट किए थे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्या करना है, ये जो डायगोनल फेसेस के डायगोनल को यूज करते हुए आपको तीन वेक्टर्स मिल रहे हैं, इनका जो सम है टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ओपी के इक्वल होगा। और वेक्टर ओपी क्या है? आपके पास क्यूब का डायगोनल है जो कि इसी सेम कॉर्नर पॉइंट में से जो है वो पास कर रहा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन में यूनिट क्यूब गिवन नहीं दी गई, इसलिए हम क्यूब की लेंथ विथ और हाइट जो है वन कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि जनरल कंसिडर करेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि क्यूब की लेंथ और विथ और हाइट क्या है? वो स्मॉल ए है। ठीक है, उसके बाद जो क्यूब के जो फेसिस के डायगोनल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो एक डायगोनल आपको मिल रहा है वो है डायगोनल ओ एम। उस डायगोनल ओ एम को यूज करते हुए आप जो वेक्टर बनाएंगे वो आपके पास बन जाएगा वेक्टर ओ एम। दूसरा डायगोनल आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो है डायगोनल ओ एल। तो इस डायगोनल को यूज करते आप जो वेक्टर बनाएंगे वो वेक्टर आपके पास बन जाएगा वेक्टर ओ एल। इसी तरह जो तीसरा डायगोनल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है फेसिस का वो है डायगोनल ओ एन। उस डायगोनल ओ एन को यूज करते हम जो है तीसरा वेक्टर जो बनाएंगे वो वेक्टर आपके पास बन जाएगा वेक्टर ओ एन। और जो क्यूब है उसका डायगोनल जो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर करना है वो है वो वाला डायगोनल जो पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और क्यूब के सेंटर में से पास करते हुए इस पॉइंट पी तक जो है वो जा रहा है। तो इस डायगोनल को यूज करते हुए हम जो वेक्टर बनाएंगे वो वेक्टर आपके पास बनेगा वेक्टर ओपी। ठीक है, तो ये वेक्टर ओपी आपके पास जो है वो क्यूब का जो डायगोनल है उसको यूज करके जो बन रहा है। तो ओवरऑल ये चार वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो रेड वेक्टर्स हैं उनको हम लोगों ने सम करना है और उनको सम करके हमने प्रूव करना है कि उनका आंसर जो है टू टाइम्स वेक्टर ओपी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, मीन्स कि हम लोगों ने जो है वो ये वाली इक्वालिटी जो है वो प्रूफ करनी है। तो अब
इस इक्वल टू को प्रूव करने के लिए हमें जो वेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, ओ एल जो कि एक्चुअली कैपिटल एल जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है, इस तरह ओ एम जो पॉइंट एम का पोजीशन वेक्टर है, और ओ एन जो कि पॉइंट एन का पोजीशन वेक्टर है, और ओ पी जो कि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। ये चार वेक्टर्स हैं, इनकी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में हम जो है इनके आंसर फाइंड आउट करेंगे। आंसर फाइंड कर कैसे करेंगे, अगर हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हम जो है इन पॉइंट्स के जो है वो पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या इन वेक्टर ये जो वेक्टर्स है हम इनका जो है वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट एल की। तो पॉइंट एल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस एल के कंपोनेंट, इस पॉइंट एल के कंपोनेंट्स क्या होंगे, आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट एल है ये एक्स जी प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट एल का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है। अगर एक्स और जी कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये जो पॉइंट एल है आपके पास, ये वाला पॉइंट, ये अलोंग एक्स एक्सिस ए डिस्टेंस पे है, क्योंकि क्यूब की लेंथ भी तो जो है वो सेम ही है, या क्यूब की जो सभी साइड्स हैं सभी की लेंथ जो है वो ए ही है। तो अलोंग एक्स एक्सिस पॉइंट एल का डिस्टेंस ए है, स्मॉल ए है। और इसी तरह अलोंग जी एक्सिस इस पॉइंट एल का डिस्टेंस जो है वो भी क्या आपके पास स्मॉल ए ही है। और जो अलोंग वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस जो है 0 है, क्योंकि ये एक्स प्लेन में लाई कर रहा है। तो ओवरऑल जो पॉइंट कैपिटल एल है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे ए कोमा 0 कोमा ए। इसी तरह जो पॉइंट एन है अगर उसकी बात करें तो पॉइंट एन आपके पास जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट एन का जो जी कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो अलोंग एक्स एक्सिस पॉइंट एन का डिस्टेंस जो है वो भी स्मॉल ए है, और अलोंग वाई एक्सिस जो है पॉइंट एन का डिस्टेंस जो है वो भी स्मॉल ए ही है। तो ओवरऑल ए ए कोमा जीरो ये आपको जो है पॉइंट एन के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। और पॉइंट एम की बात की जाए तो पॉइंट एम आप देख सकते हैं वो वाई जी प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए पॉइंट एम का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। और वाई और जी कंपोनेंट की बात की जाए तो पॉइंट एम जो है वो अलोंग वाई एक्सिस जो है वो भी ए डिस्टेंस पे है, और अलोंग जी एक्सिस जो है वो भी ए डिस्टेंस पे ही है। तो वाई और जी कंपोनेंट्स के बन जाएंगे वो ए बन जाएंगे। तो ओवरऑल पॉइंट एन के अब जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 0 कोमा ए। और फाइनल बात करते हैं पॉइंट पी की, जिसको यूज करके हमने जो है वो क्यूब का डायगोनल बनाया था। तो पॉइंट पी आप देख सकते हैं कि वो स्पेस में जो है लाई कर रहा है, किसी प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। तो अलोंग एक्स एक्सिस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल ए है, अलोंग वाई एक्सिस भी पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल ए है। इस तरह अलोंग जी एक्सिस जो है उस अलोंग जी एक्सिस भी पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है वो भी स्मॉल ए ही है। तो तीनों ही कंपोनेंट्स पॉइंट पी के बन जाएंगे, वो ए बन जाएंगे, तो ये आपको पॉइंट पी के कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे। अब इन कंपोनेंट्स को यूज करके हम पॉइंट्स के जो है पोजीशन वेक्टर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पॉइंट पी है इसके तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं, ए हैं। तो इन पॉइंट पी के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम जो है वो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है जिसको हम जो है वो ओपी से डिनोट करते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओपी किसके इक्वल होगा, पी का पहला कंपोनेंट साथ में आ जाएगा आई, उसके बाद पी का दूसरा कंपोनेंट साथ में जे, इस तरह पी का तीसरा कंपोनेंट और साथ में के। तो ये आपको वेक्टर ओ पी या पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर जो है मिल जाएगा। इसी तरह जो बाकी पॉइंट्स हैं कैपिटल एल उसको यूज करते हुए वेक्टर ओ एल या पॉइंट एल का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, पॉइंट एम को यूज करके आप वेक्टर ओ एम या एम का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, और पॉइंट एन को यूज करते हुए हम जो है वो वेक्टर ओ एन या पॉइंट एन का पोजीशन वेक्टर जो है फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने पॉइंट एन का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है या वेक्टर ओ एन फाइंड करना है तो एन के आपको कंपोनेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड किए हुए हैं। तो कंपोनेंट्स को यूज करके हम जो है वो वेक्टर ओ एन जो है फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा जो पॉइंट एन है उसका पहला कंपोनेंट साथ में आई, उसके बाद प्लस सेकंड कंपोनेंट साथ में जे, उसके बाद प्लस तीसरा कंपोनेंट जो कि आप देख सकते हैं वो 0 है, पॉइंट एन का तीसरा कंपोनेंट। तो साथ में क्या जाएगा यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट जो कि 0 है, और के। तो ये आपको जो है वेक्टर ओ एन या जो पॉइंट एन है उसका पोजीशन वेक्टर जो है मिल जाएगा। इस तरह ये तीनों ही वेक्टर्स जो कि फेसिस के डायगोनल को यूज करके बन रहे थे, वेक्टर ओ एल, वेक्टर ओ एम एंड वेक्टर ओ एन, इनकी वैल्यूज जो है फाइंड कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड की हुई है वेक्टर ओ एल, वेक्टर ओ एम एंड वेक्टर ओ एन, तीनों की वेक्टर फॉर्म में जो है आंसर यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं। जब आप इनके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे तीनों वेक्टर्स के, तो हमने क्या करना है, इनको सम करके प्रूव करना है कि इनके सम का आंसर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ पी जो है वो उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने ये इक्वालिटी प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इनको सम करेंगे, यहाँ पे तीनों ही वेक्टर्स को यहाँ पे जो है वो सम किया हुआ है, और सम करने के बाद जो है उनका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सम करना आपको आता ही है, उसमें कुछ समझाने वाला काम नहीं है। तो सम करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2ai प्लस 2aj प्लस 2ak
2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 टाइम्स ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। और अब आपको याद हो हम लोगों ने वेक्टर ओ पी की वैल्यू जब भी थोड़ी देर पहले फाइंड की थी, वो की थी ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। तो ये वेक्टर ओ पी की वैल्यू जो है यहाँ पे इनपुट करेंगे, मीन्स ए आई प्लस ए जे प्लस ए की जगह हम जो है वो वेक्टर ओ पी जो है वो लिख सकते हैं। जब वेक्टर ओ पी लिख देंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ओ पी। तो यहाँ से आपका रिजल्ट जो है प्रूव हो जाएगा कि इन 3 वेक्टर्स का सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 टाइम्स और वेक्टर ओ पी के इक्वल आ रहा है। मीन्स ये वाली इक्वालिटी जो है प्रूव हो जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, पहले पार्ट में ये कह रहे हैं फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,2,-4 एंड 1,-1,2। तो सबसे पहले हम जो है पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, उसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि किसी भी लाइन या वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन जो है सेम ही होती हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हों। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे एक लाइन के फाइंड करने हैं। कौन सी लाइन के फाइंड करने हैं, जो इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो में से जो है वो पास, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो है लाइन बनती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें ये वाला पॉइंट जो है आपके पास, पहला पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट जो है आपके पास पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए को जब हम पॉइंट किसी बी के साथ मिलाएंगे तो मिलाने से आपके पास ये जो लाइन बनेगी, जिस भी डायरेक्शन में बनेगी, जैसी बनेगी, ये लाइन जो है वो इसके डायरेक्शन को साइन अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं तो लाइन के डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस लाइन के लॉन्ग जो है एक वेक्टर कंसिडर करेंगे। वेक्टर क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एंगल्स गिवन नहीं दिए गए कि लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कौन से एंगल बना रही है। इसलिए हम जो है वो उन एंगल्स के कॉस फाइंड आउट करके डायरेक्शन को साइन भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, दूसरा वे चूज जो है यूज़ करना होगा। दूसरा वे ये होता है कि हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को भी यूज़ करके जो है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेक्टर में हम यहाँ पे गिवन नहीं दिया गया तो हम वेक्टर जो है खुद बनाएंगे। वेक्टर कैसे बनाएंगे, पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ मिला के जो लाइन बन रही है, इस लाइन के ऊपर जो है एक वेक्टर जो है हम वेक्टर ओ बी जो है वो कंसिडर कर लेंगे, जो कि उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा जिस लाइन के डायरेक्शन के साथ हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो जो एंगल लाइन बना रही होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, रेड लाइन, वही एंगल जो है ये वेक्टर भी बना रहा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन जो फाइंड कर लेंगे। ये जो ब्लू वेक्टर है उस वेक्टर के जो डायरेक्शन के साइन होंगे वही एक्चुअली जो है जो कि रेड लाइन है उस लाइन के डायरेक्शन को साइन होंगे। ठीक है, अब वेक्टर के डायरेक्शन को साइन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वेक्टर के जो है वो कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर ए बी है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी तक जा रहा है, इस वेक्टर को जो है फाइंड आउट करते हैं इन पॉइंट्स को यूज करते हुए। उसके बाद फिर जो है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने किसका फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए बी को फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो सेकंड अल्फाबेट है बी, उसके पोजीशन वेक्टर में से जो पहला अल्फाबेट या पहला पॉइंट है ए, उसके पोजीशन वेक्टर को जो है माइनस करेंगे। तो पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को। तो कंपोनेंट्स पॉइंट्स के एक्चुअली आप पोजीशन वेक्टर के बारे में ही बताते हैं। तो ये आपको जो है वो बी के कंपोनेंट्स गिवन दिए गए हैं, जिसको यूज करके एक्चुअली जो है पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। इस तरह पॉइंट ए के कंपोनेंट्स को यूज करके हम जो है पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो जब माइनस करते हैं एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को, तो कैसे माइनस करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को माइनस करते हैं। तो 1 में से जो है हम 3 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3 किसकी इक्वल आ जाएगा, वो -2 की इक्वल आ जाएगा, साथ में आ जाएगा आई। उस इसी तरह -1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 -2 ये आ जाएगा आपके पास -3, साथ में आ जाएगा जे। और 2 में से हम जो है वो -4 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + 4, ये बन जाएगा आपके पास 6, तो साथ में आ जाएगा के। ओवरऑल ये जो वेक्टर ए बी है, जिसको यहाँ पे उन्होंने वेक्टर स्मॉल ए से भी जो है डिनोट किया हुआ है, तो इस वेक्टर का या वेक्टर ए बी का आंसर आपके पास आ जाएगा -2i -3j और +6k। अब ये वो वेक्टर है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी तक जा रहा है। ठीक है, तो इस वेक्टर के अगर हम डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट कर लेंगे तो इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन भी वही होंगे जो लाइन ए बी के डायरेक्शन को साइन होंगे। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने के लिए हम अब क्या करते हैं, इस वेक्टर को जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद हमें जो यूनिट वेक्टर मिलेगा उसके कंपोनेंट्स एक्चुअली क्या होंगे, उस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे एक्चुअली इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन होंगे। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स को जो है बारी बारी जो है वो इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो मीन दिया जो 3 आंसर मिलेंगे वो एक्चुअली जो है इस वेक्टर के जो है वो डायरेक्शन को साइन होंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा आपके पास 7। तो वेक्टर के पहले कंपोनेंट जो कि -2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है वो पहला डायरेक्शन को साइन मिल जाएगा।
इसी तरह दूसरे कंपोनेंट यानी कि -3 को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको दूसरा रिडक्शन क्वेश्चन मिल जाएगा। उसी तरह इस वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट यानी कि +6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको इस वेक्टर ए बी का जो है वो तीसरा रिडक्शन क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ये जो 3 रिडक्शन क्वेश्चन मिले हैं आपको वेक्टर ए बी के मिले हैं, और जो वेक्टर ए बी के जो डायरेक्शन क्वेश्चन है ये 3 ये एक्चुअली उस लाइन के भी डायरेक्शन क्वेश्चन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने से लाइन बन रही थी। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, तो आपको जो है लाइन ए बी के भी डायरेक्शन क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं प्रूव दैट द पॉइंट्स -4a + 6b + 10c, 2a + 4b + 6c and 14a - 2c, these 3 points are collinear। तो 3 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि प्रूव करिए तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हम एग्जाम्पल नंबर 5 में जो है वो यही सेम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। यही सेम क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी आपको जो है 3 सेम ही पॉइंट्स जो है वो गिवन दिए गए हैं और इन तीनों सेम पॉइंट्स को हम लोगों ने जो है वो कोलिनियर प्रूव करना था। तो ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट, ये एक्जैक्टली वही है जो एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व की हुई है, और ये वाले एग्जांपल मैंने आप लोगों को जो है प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से समझा के जो है सॉल्व करवाई हुई है। तो एग्जांपल नंबर 5 की तरह जो है आप लोगों ने क्या एग्जांपल नंबर 5 को देख के आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट सेकंड पार्ट जो है फिर खुद ही सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन भी सेम ही है, बिल्कुल वही जो क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट में आपको पॉइंट्स गिवन दिए गए, तीन पॉइंट्स भी बिल्कुल सेम वही के वही हैं, और सॉल्व भी आप लोगों ने जो है और क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो भी जो है वो सेम ही है कि आप लोगों ने क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को जो है क्लीनली प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट एक्चुअली जो एग्जांपल नंबर 5 ही है, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया हुआ है एग्जांपल नंबर 5 को। तो ये फिर आप लोगों ने क्या करना है, उस लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर को जो है वो देख के इस एग्जाम्पल नंबर 5 को या क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट को जो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x into a minus 5 into b is equal to 3a plus yb। तो ये कंडीशन आपको ये में दी गई है और आपसे कहा गया है कि इस कंडीशन में इस इक्वालिटी में जो x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं उन x और y की वैल्यू जो है फाइंड करें। तो स्टेटमेंट में आपको गिवन दिया गया है x into a minus 5 into b is equal to 3a plus yb। तो दोनों साइड्स को क्योंकि आपस में इक्वल हैं और सेम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन जो आप दोनों साइड में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वेक्टर्स ए और बी के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेक्टर्स ए और बी के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे दोनों साइड से। तो राइट हैंड साइड में वेक्टर ए का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो 3 आ रहा है, वो किसकी इक्वल होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर ए का कोएफिशिएंट एक्स है उसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में जो वेक्टर बी है उसका कोएफिशिएंट आपके पास वाई आ रहा है, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर बी का कोएफिशिएंट है जो कि -5 है उसकी इक्वल आ जाएगा। तो दोनों साइड्स के में से दोनों साइड पे जो वेक्टर्स ए और बी के कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करने से आपको जो अननोन एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वैल्यू जो है मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशन डू दी वेक्टर्स 5xi minus yj plus zk and xi minus 6j plus k have same magnitude। तो कह रहे हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जिस कंडीशन के केस में ये जो दो वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो वेक्टर्स जो है वो उनमें कुछ अननोन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे कि एक्स वाई और जी, और इसी तरह दूसरे वेक्टर में भी एक्स जो है वो अननोन इन्वॉल्व हो रहा है। तो कुछ अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों वेक्टर्स में। एक्चुअली हम लोगों ने जो है वो इन अननोन्स के ऊपर जो है कंडीशन फाइंड करनी है कि ये अननोन्स जो है वो कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करते हैं, कि जिस कंडीशन के सेटिस्फाई होने से इन दी एंड ये जो दो वेक्टर्स बन जाएंगे आपके पास, इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड सेम होने के केस में कंडीशन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को जो है वो कंसिडर कर लेंगे कि वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल कंसिडर करने के बाद हम जो है वो फिर इन दी एंड इन वेक्टर्स में जो अननोन एक्स वाई और जी इन्वॉल्व हो रहे हैं चेक करेंगे कि उनके ऊपर जो है कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो वेक्टर ए आपके पास ये वाला वेक्टर है जो कि फर्स्ट वेक्टर था, इसकी मैग्नीट्यूड जो आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी। मैग्नीट्यूड फाइंड करना आप लोगों को आता है, तीनों कंपोनेंट्स को स्केयर करके आपस में ऐड कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे और दोनों की मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। और दोनों तरफ जो उसके बाद जो स्क्वायर आ रहा है उसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5x स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। इस तरह एक्स स्क्वायर -6 का स्क्वायर आपके पास +36 बन जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं आपके पास आंसर आएगा 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट।
इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 37 इसका स्केयर रूट। अब दोनों तरफ जो है हम स्केयर लेके स्केयर को कैंसल आउट कर सकते हैं। स्केयर को कैंसल आउट करेंगे तो आपको जो है वो ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्स वाई और जी, उन सभी को क्या कर देंगे, हम एक साइड पे ले जाके एक इक्वालिटी जो है बना देंगे। ये इक्वालिटी आपके पास एक्चुअली जो है वो वाली कंडीशन है जो ये अननोन जो है वो एक्स वाई और जी जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, 24 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस 37 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स वाई जी और जी जो है जो कि अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं इन वेक्टर्स में, अगर उन वो अननोन जो है वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि एक्स स्केयर को 24 से मल्टीप्लाई करें, फिर वाई उसको वाई स्केयर में ऐड करें, फिर जी स्केयर को भी ऐड करें और माइनस 37 और 37 को क्या कर दें, माइनस कर दें इनमें से। इन दी एंड अगर आपका आंसर जो है वो 0 आता है, अगर एक्स वाई और जी जो है वो उनमें ये खास बात पाई जा रही है, तो उस केस में फिर आपके ये जो दो वेक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी या इक्वल होगी। तो फिर अभी के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। बाकी टॉपिक्स फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।